हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच। पीसी टारगेट बैच में आप सबका स्वागत है। पाई क्लासेस टारगेट बैच। ऐसे विद्यार्थी जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रेस का नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे ताकि जो वीडियो अपलोड करूँ वो सीधे आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज हम लोग करेंगे 100 साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसके पहले मैं जो क्लास लिया था उसमें भी मैंने 100 साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया था। तो वैसे विद्यार्थी जो इस बार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल का एग्जाम दे रहे हैं वो वीडियो को वो पिछले क्लास को अवश्य देख लेंगे। उस क्लास का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। चलिए आज का जो है क्वेश्चन सवाल जवाब स्टार्ट करते हैं। तो आप सब देख रहे होंगे कि कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है बाबू लोग कि सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम। ऑप्शन डी में सभी। तो सबसे हल्का तत्व के लिए एक खुशखबरी है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? ट्वेल्थ का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रही है। तो इससे विद्यार्थी जो ट्वेल्थ का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द आप एडमिशन ले लीजिए। आपका टाइमिंग 3 से 6 है। पीएम के लिए न्यू बैच स्टार्ट 2 अक्टूबर से आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। पाई क्लासेस सबसे हल्का धातु ट्वेल्थ का क्रैश कोर्स हल्का धातु तत्व। ध्यान देंगे यहाँ पे कंफ्यूजन वाले सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन भी आई है जो आपका कलेक्शन किया गया है। तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि सबसे हल्का धातु तत्व है सोडियम, एल्युमिनियम, लिथियम, चांदी। तो सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है आप सब बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? लिथियम। जो लिथियम है क्या है? लिथियम जो है क्या है? सबसे हल्का धातु तत्व है। यहाँ पे ध्यान है कि हल्का धातु तत्व। क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा था? सबसे हल्का तत्व है। सिर्फ इसमें धातु तत्व बोला तो आप लगा देंगे लिथियम में। लिथियम क्या है? सबसे हल्का धातु तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व है। सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व है फ्लोरीन, हीलियम, ओस्मियम, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व यहाँ पे कौन हो जाएगी? ऑप्शन 3 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हीलियम है। तो सब लोग याद रखेंगे हीलियम क्या है? तो सबसे अधिक आयनन विभव क्या होगी? तो आयनन विभव वाला सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो आपका हीलियम है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहती है कि सबसे भारी तत्व है। ए में ऑस्मियम, बी में प्लेटिनम, सी में थोरियम, डी में हाइड्रोजन। तो सबसे भारी तत्व है कौन सा हो जाएगा? सबसे भारी तत्व है तो ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी ऑस्मियम। ऑप्शन नंबर में क्या दे रहा है? ऑस्मियम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑस्मियम। याद रखेंगे सबसे भारी तत्व कौन सी होती है? तो ऑस्मियम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि द्रव धातु तत्व। देखिए सारा क्वेश्चन जो यहाँ पे है सारे इंपॉर्टेंट है बाबू लोग आए। सारा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, खास एक क्वेश्चन हमेशा आपको कंफ्यूजन में डालते रहेगी। तो आप लोग ध्यान देंगे और कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, बारीकी से और समझेंगे। कहते हैं सबसे द्रव धातु तत्व है। ए में ब्रोमीन, बी में पारा, सी में कोबाल्ट, डी में सभी। तो द्रव धातु तत्व है कौन? इसमें है द्रव धातु तत्व जो द्रव है और लेकिन धातु है। द्रव अवस्था में रहती है और धातु भी है। चलिए इसका जो राइट आंसर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो आप सब बताएंगे पारा का संकेत आप सब बताएंगे बाबू लोग पारा का संकेत आप सब बताएंगे पारा का संकेत क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी, सोना, तांबा, एल्युमिनियम। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो चांदी होता है। ठीक है, देखिए आपका आंसर ए दे रहा होगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी है। यहाँ पे चांदी होगा। तो आप सब बताएंगे चांदी का संकेत क्या होता है?
आपसे बताएंगे चांदी का संकेत क्या होता है, चांदी का संकेत क्या होता है। ठीक है, आपसे बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबरिंग के साथ बताएंगे कि चांदी का संकेत क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि सबसे अधिक तन एवं आघात वर्धनीय तत्व है। सबसे अधिक तन एवं आघात वर्धनीय तत्व है चांदी, तांबा, डी में सोना। चांदी, तांबा, क्या कहता है 7 में, क्या कहता है सबसे अधिक तन एवं आघात वर्धनीय तत्व है। ए में चांदी, बी में तांबा, यहाँ पे आप लोग सुधार लेंगे, ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी में सोना और डी में एल्युमिनियम। तो सबसे अधिक तन एवं आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय कहने का तात्पर्य क्या है, उस पर जितना पीटा जाए उसका तन्यता उतना ही अधिक हो, आघात वर्धनीय। ठीक है, आघात वर्धनीय कहने के उसको जितना आप हथौड़ा मारेंगे उसको तन्यता उसमें लंबाई उतना ही बढ़ेगी। तो सबसे अधिक तन एवं आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोना। ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोना जो है सबसे अधिक तन एवं आघात वर्धनीय तत्व। याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये एग्जाम में अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग ध्यान में देंगे कि सबसे अधिक तन एवं आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है, तो सोना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है। ध्यान देंगे कि सबसे अधिक क्या करा, क्रियाशील अधातु, यहाँ पे क्या करा अधातु, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सभी। तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तक कौन से हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या, फ्लोरीन। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए में फ्लोरीन हो जाएगी सबसे अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ए में कैल्शियम, बी में फ्लोरीन, सी में क्लोरीन, डी में कोई नहीं। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा हो जाएंगे, तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बी में क्या कहता है, तो बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी फ्लोरीन। फ्लोरीन का संकेत क्या होता है आप सब बताएंगे, फ्लोरीन का संकेत, फ्लोरीन का संकेत, संकेत आप सब बताएंगे, फ्लोरीन का संकेत आप सब बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि द्रव अधातु है, द्रव अधातु है, द्रव अधातु है ब्रोमीन, मरकरी, ए प्लस यानी कि मरकरी और प्लस ब्रोमीन दोनों, डी में पोलोनियम। तो द्रव अधातु है, जो अधातु है और द्रव है, क्या है, जो अधातु है और प्लस में द्रव है, द्रव अवस्था में आता है लेकिन वो अधातु है, तो कौन सा है, तो चलिए इसका जो 10 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बी में क्या कहता है, तो ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर क्या होता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो अधातु है और लेकिन द्रव अवस्था में पाई जाती है, अधातु होने के होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कहते, क्वेश्चन 11 में कहते कि विद्युत का सुचालक अधातु है, विद्युत का सुचालक अधातु है। ए में ग्रेफाइट, बी में कार्बन, सी में निकेल और डी में सभी। तो विद्युत का सुचालक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होता हो लेकिन अधातु हो, वह पूछ रहा है कि विद्युत का सुचालक अधातु है। तो इसका जो 11 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए में, तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है क्या है, अधातु है। ग्रेफाइट क्या है, अधातु है लेकिन विद्युत का ये है सुचालक, विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। आप हम सब जो पेंसिल लिखते हैं बाबू लोग, पेंसिल से जो लिखते हैं उसमें आपको ग्रेफाइट का मात्रा रहती है, उसमें आपका ग्रेफाइट की मात्रा रहती है। ठीक है, तो याद रखेंगे पेंसिल में किसकी मात्रा रहती है, तो ग्रेफाइट की मात्रा रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि वायुयान के टायरों में भरा हुआ गैस, वायुयान के टायरों में भरा हुआ गैस होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं कि वायुयान के टायरों में भरा हुआ गैस कौन सा होता है। ए में हाइड्रोजन, बी में हीलियम, सी में आर्गन और डी में ए प्लस बी, यानी कि हीलियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों कह रहा है डी में। तो वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरे हुए होते हैं, चलिए 12 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बी में क्या कहता है, तो हीलियम, हीलियम, हीलियम। ऑप्शन नंबर बी में क्या कहता है, हीलियम। तो याद रखेंगे कि वायुयान के टायरों में कौन से गैस भरे होते हैं, तो हीलियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13
13 कहती है कि रणनीति धातु कहलाते हैं। रणनीति धातु कहलाते हैं टाइटेनियम, लोहा, तांबा और यानी कि सभी। रणनीति धातु कौन सा कहलाते हैं? रणनीति धातु कहलाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, टाइटेनियम। टाइटेनियम क्या कहलाती है? तो रणनीति धातु कहलाती है। टाइटेनियम क्या कहलाती है? रणनीति धातु कहलाती है। आप लोग बताएंगे टाइटेनियम का संकेत, आप लोग बताएंगे टाइटेनियम का संकेत क्या होता है? टाइटेनियम का संकेत क्या होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कहता है 14 में कहता है कि सबसे कठोर धातु है। ए में लोहा, बी में प्लेटिनम, सी में चांदी, डी में कोबाल्ट। यहाँ पे आप लोग डी नहीं सी बना लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बनाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, मिस्पेलिंग टाइपिंग हो गई है, ऑप्शन नंबर सी। तो 14 सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर धातु है लोहा, प्लेटिनम, चांदी, कोबाल्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर व्यू आंसर यहाँ पर दे दीजिए। आपका व्यू आंसर आप लोग खुद बताइए सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? तो व्यू आंसर में आप सबको खुद ही आंसर बताने हैं, लेकिन फिर भी मैं आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लेटिनम होता है सबसे कठोर धातु है। इसमें कठोर धातु कौन सा होता है? प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम। तो याद रखेंगे प्लेटिनम होता है। व्यू आंसर में आप सबको खुद आंसर बतानी होगी। 2 से 3 प्रश्न ऐसे मैं दिया हूँ जो व्यू आंसर कर दिया हूँ, जो आपको खुद आंसर बतानी है। ठीक है, तो सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कहता है कि जीवन रक्षक धातु है। जीवन रक्षक धातु है RaLiAuAl, RaLiAuAl। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाए? रेडियम, लिथियम, औरम और ऑल। औरम यानी कि ये सोना यानी कि औरम, लिथियम और रेडियम या फिर ऑल। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाबू लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। जीवन रक्षक धातु कौन सा होती है? तो आपका रेडियम होती है। रेडियम क्या है? जीवन रक्षक धातु है। तो आज रखेंगे कि जीवन रक्षक धातु कौन सा है? तो आर जीवन रक्षक धातु है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्या? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 में कहता है सबसे कोमल पदार्थ है। सबसे कोमल पदार्थ है, याद रखें, ध्यान देंगे, यहाँ पर पदार्थ बोल रहा है। सबसे कोमल पदार्थ है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, तैलक। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, तैलक। सबसे यहाँ पे कोमल पदार्थ कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या करा? तैलक। तो तैलक क्या है? तैलक आपका सबसे कोमल पदार्थ है। याद रखेंगे तैलक क्या होता है? तो सबसे कोमल पदार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कहता है कि पारा किसके साथ अमलगम नहीं बनाता है? तांबा, लोहा, चांदी, सोना। तो पारा किसके साथ अमलगम नहीं बनाता है? पारा किसके साथ नहीं बनाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। तो किसके साथ? तो लोहा साथ। लोहा साथ क्या? पारा अमलगम नहीं बनाती है। पारा अमलगम नहीं बनाती है किसके साथ? लोहा साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कहती है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ को किस बर्तन में रखा जाता है? रेडियो सक्रिय पदार्थ को किस बर्तन में रखा जाता है? ए शीशा, बी लोहा, डी तांबा, डी प्लास्टिक। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ को किस बर्तन में रखा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए किसमें? तो शीशा में। शीशा में रखा जाता है, शीशा में। रेडियो सक्रिय पदार्थ को किस में रखा जाता है? शीशा में रखा जाता है। आप सब बताएं कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की खोज सर्वप्रथम किसने किए थे? रेडियो सक्रिय पदार्थ की खोज सर्वप्रथम किसने किए थे? ये रेडियो सक्रिय पदार्थ का खोज सर्वप्रथम किसने किए थे? सर्वप्रथम किसने किए थे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कहती है कि सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है। पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन सभी सर्वाधिक समस्थानिक वाले तत्व है। तो राइट आंसर हो जाएगी 19 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? तो पोलोनियम है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी, पोलोनियम आपका राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक समस्थानिक वाले तत्व को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में कहता है बाबू लोग कि अक्रिय समूह खोज करता है। अक्रिय समूह का खोज करता है मेंडलीफ, रीन्सबोर्ड, रेमंड्स, इनमें से कोई नहीं। मेंडलीफ, रीन्सबोर्ड, रेमंड्स, इनमें से कोई नहीं। तो अक्रिय समूह का खोज करता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? तो अक्रिय समूह की खोज करता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। याद रखेंगे अक्रिय समूह की खोज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में कहता है
कि निम्न में से कौन तत्व शरीर के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। निम्न में से कौन सा तत्व शरीर के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ए में CS, बी में FR, सी में GA और डी में ऑल। CS यानी कि सीजियम आपका कह रहा है, सीजियम, फ्रेंसियम, गैलियम और ऑल। तो निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में रहता है। कौन सा तत्व द्रव अवस्था में रहता है, तो आंसर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे सीजियम, फ्रेंसियम, गैलियम, ये तीनों पदार्थ जो है शरीर के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। इसके आते हैं शरीर के ताप पे द्रव अवस्था में होते हैं। क्या क्वेश्चन कह रही है कि कौन तत्व शरीर के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं, तो आपको सीजियम भी हो जाएगी, फ्रेंसियम भी हो जाएगी, गैलियम भी हो जाएगी। ये तीनों जो है शरीर के ताप पर द्रव अवस्था में, यानी कि डी ऑल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में कहती है कि स्ट्रैटेजिक मेटल है यूरेनियम, सोडियम, लिथियम सभी। स्ट्रैटेजिक मेटल कौन सा है, तो 22 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूरेनियम क्या है, स्ट्रैटेजिक मेटल है। आज देखेंगे स्ट्रैटेजिक मेटल कौन सा होती है, तो यूरेनियम होता है। तो आप लोग बताएंगे यूरेनियम से किस चीज़ का मापन किया जाता है। यूरेनियम से किस चीज़ का मापन किया जाता है, आप लोग बताएंगे कि यूरेनियम से किस चीज़ का मापन किया जाता है। ठीक है, आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन के साथ बताएंगे यूरेनियम से किसे मापा जाता है। यूरेनियम से किसे मापा जाता है, किसे मापा जाता है, आप सब बताएंगे किसे मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है सबसे अधिक गलनांक वाला तत्व है। सबसे अधिक गलनांक वाला तत्व है लोहा, प्लूटोनियम, टंगस्टन, इनमें से कोई नहीं। सबसे अधिक गलनांक वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगी 23 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो सी में क्या कहता है, टंगस्टन। टंगस्टन क्या है, सबसे अधिक गलनांक वाला तत्व है। सबसे अधिक क्या है, गलनांक वाला तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में कहते हैं कि निम्न में से नोबल मेटल है। AU, AG, HG, ऑल। AU यानी कि सोना, AG, HG, ऑल। तो निम्न में से मेटल कौन है, निम्न में से नोबल मेटल कौन है, तो राइट आंसर आएगी ऑप्शन नंबर डी, ऑल है। सभी जो है ये सभी जो है आपको नोबल मेटल है, ये सभी जो क्या है नोबल मेटल है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगी, नोबल मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में कहती है कि गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, आर्किमिडीज, न्यूटन, आइंस्टाइन, डार्विन। तो गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या कहता है, ऑप्शन नंबर बी में कहता है न्यूटन महोदय ने किए थे। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किए थे, तो न्यूटन महोदय ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में कहती है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम किस राशि की परिभाषा मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग सब याद रखेंगे। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका त्वरण, बी में दिया है बल, सी में दिया है ऊर्जा, डी में दिया एक समान गति की। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी देख लिया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। किसका मिलती है, तो आपको बल की मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में कहती है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो या है। तो ये में न्यूटन का गति का विषय का प्रथम नियम, बी में न्यूटन गति का विषय का द्वितीय नियम, सी न्यूटन गति का विषय का तृतीय नियम, डी में गैलीलियो गति का विषय का नियम। तो इनमें से कौन सा होगा कि जब तक कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन ना हो तब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो कौन सा नियम को, या न्यूटन के कौन सा नियम को दर्शाता है, या फिर गैलीलियो के नियम को दर्शाता है। तो आपका 27 का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो कौन सा नियम को, तो प्रथम नियम को दर्शाता है, प्रथम नियम को दर्शाता है न्यूटन के प्रथम नियम को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में कहती है कि न्यूटन के गति के कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, नोट। तो कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या कहता है, तो प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए प्रथम नियम क्या करता है, न्यूटन के
न्यूटन के गति के जड़त्व का प्रथम नियम, न्यूटन गति के जड़त्व का प्रथम नियम व्याख्या करता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में कहती है कि रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है न्यूटन के प्रथम नियम के, न्यूटन के द्वितीय नियम के, तृतीय नियम के, इनमें से कोई नहीं। तो रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में कहती है कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? गैलीलियो, न्यूटन, ओम, कोई नहीं। किसने दिया जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? गैलीलियो, न्यूटन, ओम, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या कहती है? तो गैलीलियो महोदय, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। गैलीलियो महोदय ने दिए थे जड़त्व का प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में कहती है कि एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, किस नियम का पालन करती है? न्यूटन प्रथम नियम, न्यूटन द्वितीय नियम, तृतीय नियम, संवेग के नियम को। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, संवेग के नियम को, तो किस नियम को पालन करती है? तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या कहते हैं? न्यूटन के प्रथम नियम को, न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में कहती है कि किससे कहा कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? किसने कहा है? किसने कहा है कि एक पिंड विरामावस्था में रहेगा तब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करता? आइंस्टीन, आर्किमिडीज, गैलीलियो, न्यूटन, किसने कहा था? तो 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। किसने कहा था? तो न्यूटन महोदय ने कहे थे। न्यूटन महोदय ने क्या कहे थे कि जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करता तो पिंड गतिशील अवस्था में नहीं रहेगी, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में कहती है कि एक वस्तु की जड़त्व में प्रत्यक्ष निर्भरता है। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है द्रव्यमान पर, वेग पर, आयतन पर, संवेग पर। तो एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर ए। ये में क्या कहती है? तो द्रव्यमान पर। किस पर? तो द्रव्यमान पर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में गाड़ी चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, गतिज एवं स्थिति दोनों होती है। गतिज एवं स्थिति दोनों होती है, तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, गतिज एवं स्थिति दोनों होती है। क्या गति एवं स्थिति दोनों होती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में कहती है कि किसी वस्तु का वेग केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बल और समय पर, केवल वेग पर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का वेग किस पर निर्भर करता है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या करा? बल और समय पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। आज देखेंगे कि बल और निर्भर का कार्य किसी बल और निर्भर पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में कहती है कि पानी से भरी गिलास के नीचे एक कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। ए में गति के तीसरे नियम के कारण, बी में जड़त्व के कारण, सी में घर्षण के कारण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो किसके कारण है जो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी में क्या कहती है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं दिया है बाबू, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में कहती किसी गतिशील पिंड या वेग पर आधा करने की उसकी गतिज ऊर्जा होती है आधी, दूनी, चौनी, चौथाई। तो गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगी 37 का ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या कहती है? चौथाई हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में कहती है कि यदि किसी पिंड की गति दुगुनी कर दी जाए तो पिंड के परिणामी ऊर्जा परिणामी गति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? ताकि किसी पिंड की गति की दुगुनी कर दी जाए, ठीक है, दुगुनी कर दी जाए तो पिंड की परिमाणी ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा बाबू लोग? तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4:1 हो जाएगी। 4 क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में कहती है कि रॉकेट के सिद्धांत कार्य करता है ऊर्जा संरक्षण, बरौनी परिमेय, संवेग संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी।
संवेग संरक्षण किस पे, तो संवेग संरक्षण यानी कि सी आपका राइट आंसर होगा, संवेग संरक्षण पर कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में कहती है कि स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए कितने बल कहते हैं। स्प्रिंग को अपने समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं। कोई ये स्प्रिंग है, इसको अगर हम टानते हैं और यह छोड़ने के बाद पुनः आपको यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ से टान कर जो हम छोड़ते हैं इस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। ये विभव बल, विमुक्ति बल, सी में स्प्रिंग बल, डी में प्रत्यानयन बल। डी में क्या है, प्रत्यानयन बल। तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रत्यानयन बल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में कहते हैं कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान गति होती है, समान वेग होती है, समान त्वरण होती है, समान बल होती है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में कहती है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, भीतर की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता है। वह बिल्कुल नहीं झुकता है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह किसी ओर झुकेगा। तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी। 42 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि भीतर की ओर झुकता है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में कहती है कि वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ए में अपकेंद्रीय बल, बी में अपवहन, सी में विलोम प्रसारण, डी में विसरण। तो वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किस पे आधारित है बाबू लोग, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉशिंग मशीन जिससे कपड़ा हम लोग धोते हैं वह किस पे आधारित है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए यानी किस पे, तो अपकेंद्रीय बल पे, अपकेंद्रीय बल यानी कि सिद्धांत पे आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कर रहे हैं बाबू लोग। क्वेश्चन नंबर 44 में कहते हैं एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता है। कारण है ताकि एक साइकिल है जब किसी ये मोड़ पर घूमता है तो ये साइकिल सवार अंदर की ओर लटकता है, लेकिन जब ये कार वाला है जब ये मुड़ता है तो वह बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता है। ये कार वाला क्या करता है, ये बाहर की ओर है, लेकिन ये साइकिल वाला है जो ये अंदर की ओर महसूस करता है। तो इसका क्या कारण है। ए में कार साइकिल से भारी होता है, बी में कार से 4 पहिए होते हैं और साइकिल के 2 होते हैं, सी में साइकिल सवार और कार सवार चालक दोनों एक ही केंद्रीय बल को महसूस करते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी, 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि साइकिल सवार और कार चालक दोनों एक ही केंद्रीय बल पर महसूस करते हैं। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। इस प्रकार के साइकिल सवार और कार का चालक दोनों एक ही केंद्रीय बल पर महसूस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में कहते हैं कि एम द्रव्यमान एक पिंड भी वेग से एक दीवार से टकराता है और उसकी चाल वापस आता है तो बी में संवेदन की परिवर्तन होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी यानी कि 2mv होगी। ठीक है, तो कहता है एम द्रव्यमान एक पिंड भी के वेग से दीवार की ओर टकराता है तो उसकी चाल से वापस आता है तो पिंड के संवेग में परिवर्तन क्या होगी, तो 2mv होगी। याद रखेंगे 2mv होगी। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए 2mv होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि गतिमान वस्तु में होती है स्थितिज ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, डी में गतिज ऊर्जा। तो गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है, तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। तो गतिज ऊर्जा होती है, गतिमान वस्तु में क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में जब किसी गतिमान पिंड की गति दुगनी हुई तब लगने वाला समय यदि दूर और प्रवृत्ति दूनी हो
तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे। 2 गुना, आधा, 3 गुना, 1/4। 47 का राइट आंसर आएगी ऑप्शन नंबर बी। बी आपका राइट आंसर आएगी। क्या हो जाएगी? आधा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधा हो जाएगी। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में कहती है कि 48 में कहती है यदि किसी कण का रेखीय में दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? दुगुना होगी, चौगुना, आधी, वही रह जाएगी। तो किसी कण के रेखीय संवेग दुगुना करने पर उसकी गति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होती है? तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या कहती है कि चौगुना हो जाएगी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर चौगुना हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में कहती है क्रिया एवं प्रतिक्रिया है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया है, दो विभिन्न विषयों पर कार्य करते हैं, समान परिणाम रखते हैं, विरुद्ध दिशाएं रहती है, सभी इनमें से सभी सही है, इनमें से सभी सही है। तो क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या है? तो क्या है? तो राइट आंसर आएगी 49 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी सही है, यानी कि दो भिन्न विषय पर कार्य करते सही है, समान परिमाण रखते सही है, विरुद्ध दिशाएं होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। 50 में आपका कह रहा है कि एक 2ns संवेग वाले 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली गति ऊर्जा होती है A1J, B 2y, 3J, 3y2J और D में 4J। तो 50 2ns संवेग वाली और 3 किलोग्राम वाले द्रव्यमान की गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगी? तो 2/3J हो जाएगी। 2/3J हो जाएगी। याद रखेंगे 2/3J। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। 51 में क्या कर रही है? 51 में कहती है कि किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधे रेखा में विराम या एक गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? ए में गतिहीन, बी में जड़त्व, सी में कुल धारा और डी में अक्रिय। सी में क्या कहता है? कुल धारा और डी में अक्रियता। डी में क्या कहता है? अक्रियता। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगी। ए टाइम का बाबू लोग ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में कहती है कि SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले आलेखित किया जाता है। वक्र होगा एक दीर्घवृत्त, एक सीधा रेखा, एक परवलय, एक वृत्त। क्या होगा? क्या होगा? यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन से में आलेखित क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या कहती है? तो दीर्घवृत्ताकार होगा। दीर्घवृत्ताकार होगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। 53 में कहती है कि एक मछुआरा झील में फंस गया है क्योंकि उसके मोटर बोट खराब हो गई है। किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करनी होगी? ए में उसे लाभ के अंदर ही किनारे की ओर चलना आरंभ कर देना चाहिए। बी में उसे इकट्ठा किए हुए मछली को किनारे के दूर फेंकना चाहिए। सी में उसके नाम पर लेट जाना चाहिए। डी में उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे की ओर फेंकना आराम कर देना चाहिए। फेंकना आराम कर देना चाहिए। फेंकना आराम कम कर देना चाहिए। फेंकना आराम कर देना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगी बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या कहती है? तो उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे की ओर फेंकना चाहिए। तो बी आपका राइट आंसर आएगी ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहती है कि कालीन से दूर हटाते समय इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका कारण क्या है? कालीन बोले तो कालीन यानी कि कंबल। कालीन किसको बोल रहा है बाबू लोग? तो कम्बल को धूरी हटाते हैं। जब कम्बल को हम लोग धूरी हटाते हैं तो इसको अचानक झटका अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका क्या कारण? तो विराम जड़त्व में धूल स्थान जमा लेती है तथा कालीन धूल तभी हटती है तब कालीन में गति प्रदान की जाती है। बी में गति का जड़त्व धूल को अलग करता है। सी में झटका धूल तथा कालीन के बीच संजन बल से मुक्त प्रदान करता है और धूल दूर हो जाती है। डी में सभी सही है। तो किसके कारण कम्बल से धूल हटता है? तो देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। और राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए। तो में क्या कहते हैं कि विराम जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है
तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन की गति प्रदान करती है। तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आते हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। 55 में क्या कहती है? क्वेश्चन नंबर 55 में कह रही है कि जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य का परिणाम होगा धनात्मक, ऋणात्मक, जूल, इनमें से कोई नहीं। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक होगी। क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आएगी, धनात्मक होगी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। 56 में कहता है कि जब विस्थापन बल की दिशा में विपरीत दिशा में होता है तो कार्य का परिणाम होता है धनात्मक, ऋणात्मक, जूल, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपका राइट आंसर आएगी ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। तो विपरीत दिशा में होगी तो क्या होगी? धनात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। 57 में कहती है कि किसी वस्तु का विस्थापन यदि शून्य हो तो बल द्वारा उस वस्तु पर किया गया कार्य होगा। बल द्वारा उस वस्तु पर किया गया कार्य होगा 1/4, दुगुना, शून्य, 1। तो किसी वस्तु पर विस्थापन यदि शून्य हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? चलिए राइट आंसर आएगी ऑप्शन नंबर सी, सी यानी कि शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आएगा, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या कर रही है? तो बल की दिशा में कार्य नहीं करता है लंबवत दिशा, विपरीत दिशा, समान दिशा, विपरीत दिशा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आएगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लंबवत दिशा कार्य नहीं करती है। तो बल की दिशा में कार्य नहीं करती है तो लंबवत दिशा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आएगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। कहते किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल, ऊर्जा, जूल, विस्थापन, स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आएगी ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आएगी, ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। 60 में कहती है कि कार्य और ऊर्जा का कैसा मात्रक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी जूल। कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या होते हैं? कार्य ऊर्जा कैसे मात्रक क्या होती है? जूल होती है, यानी कि जूल होती है। आप लोग बताएंगे कि 1 जूल बराबर कितना होता है? कितना होता है 1 जूल बराबर? आप लोग बताएंगे कितना हो, क्या होता है 1 जूल बराबर क्या होता है? आप लोग बताएंगे कि 1 जूल बराबर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन में कहता है कि ऊर्जा का बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? सूर्य, चंद्रमा, ऊर्जा संरक्षण, गति, ऊर्जा। तो राइट आंसर आएगी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूर्य। तो आप सब देख सकते हैं कि राइट आंसर में क्या दे रहा है? तो सूर्य। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आएगी सूर्य। तो सूर्य का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो सूर्य है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रतीक कौन है? तो सूर्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। 62 में कहती है कि किसी वस्तु को उसकी गति ऊर्जा कारण क्षमता को होती है उसको क्या कहते हैं? किसी वस्तु को उसकी गति के कारण, उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को होती है जो उसे क्या कहते हैं? स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। तो 62 का राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी, क्या कहते हैं? तो गतिज ऊर्जा कहते हैं। बी आपका राइट आंसर आएगी, गतिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। 63 में कहती है कि किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण पर्याप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थिति ऊर्जा, सौर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, स्थिति ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिति ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। 64 में कहती है किसी वस्तु द्वारा इसकी विन्यास में परिवर्तन के कारण पर्याप्त ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इसके विन्यास में परिवर्तन की पर्याप्त ऊर्जा कहते हैं सौर ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। तो क्या कहते हैं? कौन से किसी वस्तु द्वारा इसके विन्यास में परिवर्तन के कारण को क्या कहते हैं? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्या कहते हैं? तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आएगी। क्वेश्चन नंबर 65 में बताएंगे आप लोग कि वाट सेकंड किसका मात्रक है? वाट सेकंड किसका मात्रक है? ए में कार्य अथवा ऊर्जा का, बी में जूल का, सी में शक्ति का, डी में गतिज ऊर्जा का। तो वाट सेकंड किसका मात्रक है? तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। क्या? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कार्य अथवा ऊर्जा, कार्य अथवा ऊर्जा का होता है क्या? वाट सेकंड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। 66 में कहते हैं वाट घंटा किसका मात्रक है? कार्य का, ऊर्जा का, ए प्लस बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो वाट घंटा किसका मात्रक है? तो राइट आंसर आ जाएगी 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए प्लस बी यानी कि दोनों का, ए प्लस बी यानी कि दोनों का।
कारका भी होती है, ऊर्जा का भी होती है, दोनों का होती है, वाट घंटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। 67 में कहती है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। कार का, स्थिति ऊर्जा का, गति ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार का। ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार का। कार का मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा है। कार का मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो कार का याद रखेंगे। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो कार का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। 68 में कहती है कि अर्ग, जूल, कैलोरी एवं इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैसे कौन सी इकाई ऊर्जा की अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करती है। अर्ग, जूल, कैलोरी एवं इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैसे कौन सी इकाई ऊर्जा की अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करती है। कैलोरी, अर्ग, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सी ऊर्जा जो है अधिकतम मात्रा प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी। क्या कौन सी करती है, तो कैलोरी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहती है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय विद्युत स्थिति ऊर्जा हो। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की विद्युत ऊर्जा स्थिति होगी, घटती है, बढ़ती है, शून्य रहती है, नहीं बढ़ती है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाया जाता है तो क्या होता है, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। क्या होती है, बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ती है कि इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, तो बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है कि आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है गैसों की संख्या पर, बी में गुरुत्वीय त्वरण पर, सी में मोल की संख्या पर, डी में कमानी दायित्व पे। तो आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर किस पर करती है, तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोल पर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोल की संख्या पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोल की संख्या पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में कहती है घर्षण के विपरीत किया गया कार्य होता है। घर्षण के विपरीत किया गया कार्य होता है ऋणात्मक, धनात्मक, विराम अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो घर्षण के विपरीत किया गया कार्य क्या होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक होता है। घर्षण के विपरीत किया कोई भी काम अगर विपरीत करें, कोई भी मान लिया वस्तु है, इसको विपरीत कार्य करते हैं तो वह ऋणात्मक ही होगी। क्या वह घर्षण के विपरीत कार्य क्या होगी, तो ऋणात्मक ही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 से 72। क्वेश्चन नंबर 72 कहते हैं कि एसआई का मात्रक होता है शक्ति, यानी कि शक्ति यानी कि पावर। शक्ति बोले तो यहाँ पे पावर का एसआई मात्रक होता है वाट, जूल, ऊर्जा सभी। वाट, जूल, ऊर्जा सभी। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगी, 72 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, वाट। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होती है, यानी कि शक्ति का क्या होती है, तो आपका वाट होती है। शक्ति का क्या होती है, तो वाट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में कहते हैं कि प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को कहते हैं जूल, ऊर्जा, शक्ति, वाट। प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं बाबू लोग। 73 प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे, आप लोग राइट आंसर बताएंगे कि प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 73 को आंसर बताएंगे। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर बताएंगे कि प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं। चलिए इस प्रश्न का मैं जवाब नहीं दूंगा, आप लोग खुद इस प्रश्न का जवाब देंगे। तो इस क्वेश्चन को बताते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 74 में कहती है घड़ी की चाबी में स्थिति ऊर्जा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं बाबू, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। घड़ी की चाबी में स्थिति ऊर्जा होती है आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊष्मीय ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊष्मीय ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है, तो
74 का जो राइट आंसर हो जाएगी बाबू लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंतरिक ऊर्जा होती है। क्या होती है? आंतरिक ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 में कहती है कि खींचा हुआ धनुष में संचित ऊर्जा होती है। खींचा हुआ धनुष में संचित ऊर्जा होती है। ए में आंतरिक ऊर्जा, बी में स्थितिज ऊर्जा, सी में विद्युत ऊर्जा, डी में गतिज ऊर्जा। तो खींचा हुआ धनुष में संचित ऊर्जा क्या होती है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। 76 में कह रहा है कि जब एक चलती हुई वस्तु की गति दूनी कर दी जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, घट जाएगी, दुगुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो जब एक चलती हुई वस्तु की गति दूनी कर दी जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ती है? तो राइट 76 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, घट जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आएगी, घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 77, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। 77 में कहती है कि जब एक क्या करे, 77 में क्वेश्चन आपका कह रही है कि जब एक चलती हुई वस्तु संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए में बढ़ जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, घट जाएगी, दुगुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो राइट आंसर 77 का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी हो, ऑप्शन नंबर डी 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। 78 में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है। ए में 0.51, बी में 0.57, सी में 7.8, डी में 0.98, डी में 0.98। तो क्या होती है इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा, क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी 0.51, 0.51, 0.5 ठीक है, 0.5 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। आप लोग बताएंगे इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होते हैं? आवेश बताएंगे आप लोग, बताएंगे आप लोग बाबू लोग कि इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 लिखकर इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर बताएंगे 78 का जो आपको आंसर पूछा जा रहा है वो बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। 79 में कहते हैं कि जब एक कण रैखिक से आवर्त गति में रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है? मौलिक संख्या पर, ऊर्जा पर, मध्य स्थिति पर, किलोवाट घंटा पर। तो जब एक कण रैखिक से आवर्त में रहती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर कहाँ अधिकतम होती है? तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, मध्य स्थिति में। क्या? मध्य स्थिति में होती है, याद रखें कि मध्य स्थिति में होती है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। चलिए आज का लास्ट सवाल है इस क्लास का लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन कि एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों समान गति से ऊर्जा होती है, फिर भी किसका संवेग ज़्यादा होगा? फिर भी किसका संवेग ज़्यादा होगा? किसका संवेग ज़्यादा होगा? एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गति ऊर्जा होती है, फिर भी किसका संवेग ज़्यादा होगा? रेल इंजन का, कार का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। किसका होगी? तो रेल का होगी। किसका होगी बाबू लोग? तो रेल का होगी। ठीक है, रेल का संवेग ज़्यादा होगा, रेल का संवेग ज़्यादा होगा, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे किसका ज़्यादा होगा? तो रेल का संवेग यहाँ पे ज़्यादा होगा। आप सबका रेल का संवेग ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आज का क्लास में 80 क्वेश्चन ही मैं कराऊंगा, फिर नए क्लास में आपको नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।